हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजीप सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए बात करते हैं। हम जावा रिवीजन के ऊपर चल रहे थे और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करेंगे और कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे होगा। फिर हमने ये भी जाना कि गेटर फंक्शंस क्या होता है, सेटर फंक्शंस क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के बारे में जाना। आज हम आगे के टॉपिक की बात करेंगे। जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है आपका जावा लाइब्रेरीज। तो आज हम जानेंगे जावा लाइब्रेरीज के बारे में कि जावा लाइब्रेरीज होता क्या है और लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है। देखिए, लाइब्रेरी क्या है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, क्लासेज होते हैं। तो ये जो टूल्स, क्लासेज और फंक्शंस आपको दिए जाते हैं, एक्चुअली दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी। और एक्चुअली लैंग्वेज की पावर जो है ना, वो उसकी लाइब्रेरी में ही है। जिस लैंग्वेज के पास जितना विशाल लाइब्रेरी होगा, जितना यूज लाइब्रेरी होगा, बिग लाइब्रेरी होगा, वो लैंग्वेज उतना ही पावरफुल हो जाएगा। तो जावा के पावरफुल होने के पीछे कि वाई जावा इज अ सो मच पॉपुलर एंड पावरफुल लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द जावा क्लासेस दैट आर ऑलरेडी प्री बिल्ट पहले से बनाया हुआ है, एंड दैट कैन बी यूज्ड बाय यू, दैट आर अलाउड टू यू कैन यूज्ड। So that's why the Java becomes the rich and powerful programming language. To use the pre-built class and associated methods means किसी भी क्लास को और associated methods को अगर हम यूज करना चाहते हैं जो उस क्लास से रिलेटेड methods हैं, तो for that purpose we all have to suppose to use the import the library. We have to import the class, we have to import the package. So for that purpose there is a keyword. The keyword is known as the import. So import keyword is allowed to be used to import the library in your program. And whenever you want to use any class, you are supposed to import the package first, or you can import the class with the help of the package which is contained in your space. The import statements must be appear before any class definitions, means where you are going to write, as I told you earlier also कि पैकेज का जो स्टेटमेंट होता है वो जावा प्रोग्राम के सबसे टॉप में लिखा जाता है। उसी तरीके से इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है किसी भी क्लास के लिखने से पहले लिखा जाएगा। जहां पे आप क्लास लिख रहे हो उससे पहले आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना होता है। तो इट मस्ट appear before any class definitions. In the following sections we are going to learn about some useful classes, and with the help of that we are going to use the import method also there. तो सबसे पहले हम आज लाइब्रेरी की जब हम बात कर रहे हैं तो अब हम जानेंगे इनपुट के बारे में। देखिए, अभी तक आपको ये बताया गया था कि हाउ यू आर गोइंग टू शो द आउटपुट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बारे में आपने जाना था, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं देखा कि हाउ यू आर गोइंग टू टेक द इनपुट एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा दिया है और उसके एग्जीक्यूशंस के दरमियान आपको अगर ये पता करना है, आपको ये चेक करना है कि कोई वैल्यू आपको इनपुट करवानी है, तो वो इनपुट का प्रोसेस कैसे होगा, कैसे हम इनपुट कराएंगे। तो इसके लिए अभी तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मीन्स योर प्रोग्राम इज नॉट एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम, वो इंटरेक्टिव नहीं था। तो बट अब हम अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, इंटरेक्टिव बनाएंगे। तो कैसे हम अपने प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, इसके लिए हमारे प्रोग्राम में इनपुट की व्यवस्था होगी। वी आर गोइंग टू गिव दिस फैसिलिटी, और हम इनपुट के बेसिस पे हम रिस्पॉन्स देंगे। मान लीजिए मुझे टेबल ऑफ 5 प्रिंट करना है, तो अगर मैंने कोई एक सिंपल प्रोग्राम लिख दिया, दैट प्रोग्राम इज एबल टू ओनली प्रिंट द टेबल ऑफ 5। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, जो आप इनपुट करो उसके टेबल को प्रिंट कर दिया जाए। अगर आपने 20 इनपुट कर दिया तो टेबल ऑफ 20 प्रिंट होगा, अगर आपने 30 इनपुट कर दिया तो टेबल ऑफ 30 प्रिंट होगा। तो ये होगा कैसे, ये होगा इनपुट कमांड्स के थ्रू। एंड अगर आपको इनपुट लेना है जावा के अंदर, तो यू आर सपोज टू बी यूज बिल्ट इन क्लास, दैट क्लास इज नोन एज द स्कैनर क्लास. To take the user input, we are use the built-in pre-built class that is called scanner class, and this class is available in which package? java.util package. अब इसको याद रखना है। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन गए कि एक तो in what condition your program is interactive, तो when we are providing the facility to get the input from the user first. Second thing, which class is give us facility to take the user input, तो scanner class. Third question, this scanner class is available in which package, तो java.util package. अब कैसे import statement लिखना है, how you are going to write the import statement, तो आपका import statement जो बनेगा वो import java.util.scanner। आप इस तरीके से import statement बना के import करा सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, जब आपने scanner class को import कर लिया तो now you have to create an object।
मैंने पीछे भी बताया था कि जब कभी भी हमें किसी क्लास को इस्तेमाल करना होता है तो क्लास तो एक टेम्पलेट है, क्लास तो एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर में कुछ मेंबर्स और मेथड्स एसोसिएट कर दिए गए हैं। लेकिन अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो ऑलवेज यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे हमें यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास रिक्वायर्ड द सोर्स फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू टेक द इनपुट। तो इसके कंस्ट्रक्टर मेथड को आपको वो सोर्स बताना पड़ेगा जिसके थ्रू आप इनपुट लेना चाहते हो। तो हमारे केस में हमारा सोर्स तो कीबोर्ड होगा। तो जैसे कि आप आउटपुट मॉनिटर पे दिखाते हो और मॉनिटर पे आउटपुट दिखाने के लिए, मॉनिटर को दिखाने के लिए हमारे पास सिस्टम डॉट आउट ऑब्जेक्ट है और इसीलिए आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं। मतलब जो प्रिंट होना है वो आउटपुट पे होना है और आउटपुट कहाँ, सिस्टम का आउटपुट। और सिस्टम का आउटपुट कौन है आपका, दैट इज द मॉनिटर। उसी तरीके से जब हम इनपुट लेते हैं तो इनपुट हम किससे लेंगे, इनपुट हम कीबोर्ड से लेते हैं, हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड को कौन रेफर करता है, कीबोर्ड को रेफर करता है सिस्टम डॉट इन। तो सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट आपको एज अ ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर को। अगर आप पास नहीं करेंगे तो इनपुट नहीं हो पाएगा क्योंकि इनपुट तो हमें कीबोर्ड से लेना है। ओके, तो कैसे स्टेटमेंट लिखा जाएगा, इसके लिए कंप्लीट स्टेटमेंट को आइए चेक कर लेते हैं कि हमें स्टेटमेंट क्या लिखना है। हमें स्टेटमेंट लिखना है, सबसे पहले आप स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वो ऑब्जेक्ट आपका आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, स्कैनर यूजर इनपुट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जब हम इनपुट करना चाहते हैं कंसोल के साथ, तो कंसोल मतलब इनपुट डिवाइस का क्या नाम दिया गया, इनपुट डिवाइस का नाम दिया गया सिस्टम डॉट इन। क्या नाम दिया गया, सिस्टम डॉट इन नाम दिया गया इनपुट डिवाइस को, है ना। मतलब कंसोल को रेफर कौन कर रहा है, तो सिस्टम डॉट इन रेफर कर रहा है। अब ये कह रहा है कि आपको जब इनपुट लेना है, डाटा को प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हम एक फंक्शंस को कॉल करते हैं एंड दैट फंक्शन इज नोन एज द नेक्स्ट फंक्शन। The next method of a scanner class that returns the token read from the input stream as a string। तो नेक्स्ट फंक्शंस क्या करेगा, इनपुट डिवाइस से जो टोकन मतलब जो डेटा उसे मिलेगा तो एज ए स्ट्रिंग वो उसे ट्रांसफर कर देगा आपके प्रोग्राम को दे देगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया स्ट्रिंग नेम यूजर इनपुट डॉट नेक्स्ट, तो क्या मिला, हमें नेम मिल गया। अब आप जब इसे प्रिंट कराएंगे तो आपका नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब समस्या ये है कि नेम स्ट्रिंग में था और हमने स्ट्रिंग में ही प्रिंट करा दिया, बट सपोज हमें न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट कराना हो और न्यूमेरिक वैल्यू को प्रोसेस करना हो, तब हम क्या करेंगे। तो कहता है कि न्यूमेरिक वैल्यू को इनपुट कराने के लिए हम फंक्शन तो इसी को यूज करेंगे, टू यू रीड न्यूमेरिक डेटा इनपुट, अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस। लेकिन यहां पे हम एक बिल्ट इन क्लास को यूज करेंगे और वो हमारा रैपर क्लास है। उस क्लास का नाम है इंटीजर। क्या नाम है रैपर क्लास का, इंटीजर। और इस रैपर क्लास के पास, इस इंटीजर क्लास के पास एक स्टैटिक मेथड है जिस स्टैटिक मेथड का नाम है पार्स इंट। क्या नाम है, पार्स इंट। वो क्या करता है, स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर लेगा और इक्विवेलेंट इंटीजर रिटर्न कर देगा। तो पार्स इंट एक इंटीजर रैपर क्लास का स्टैटिक मेंबर फंक्शंस मेथड है जो एक स्ट्रिंग को इक्विवेलेंट इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए इनपुट नेक्स्ट किया, आपने यूजर से नेम डिमांड एज डिमांड किया और एज को इंटीजर डॉट पार्सेंट एज डॉट स्ट्रिंग से हमने क्या किया, पार्सेंट मेथड से एज को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो अब हमें वो वैल्यू इंटीजर में दिखाई देगी। अब इंटीजर में दिखाई देगी नहीं, कैसे चलेगा, तो देखो यहाँ पे 5 कर दिया, +5 कर दिया। तो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ही तो हम प्लस कर सकते हैं। प्लस ऑपरेटर का दो यूज है, एक कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर होता है और एक ऐड ऑपरेटर होता है। तो जब आप न्यूमेरिक के साथ यूज करोगे तो वो ऐड का काम करेगा और जब आप किसी स्ट्रिंग के साथ यूज करोगे तो कॉन्केटेनेट का काम करेगा। अब क्या है कि जो इंटीजर क्लास है, रैपर क्लास है, एक्चुअली ये लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल है। किस पैकेज में अवेलेबल है, लैंग पैकेज में। अब एक क्वेश्चन और आता है कि विच पैकेज इज बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड इन योर जावा क्लास, तो द आंसर इज जावा डॉट लैंग। जो लैंग्वेज क्लास पैकेज है आपका जावा का, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, उसको अलग से इंपोर्ट करने की आवश्यकता हमें नहीं होती है, उसके लिए हमें कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इंटीजर क्लास के तरह ही हमारे पास एक फ्लोट क्लास भी है जिसका काम है, जिसके अंदर एक मेथड है पार्स फ्लोट। डबल क्लास के पास एक मेथड है पार्स डबल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन मेथड्स को यूज करके आप डेटा को स्ट्रिंग से इक्विवेलेंट इंटीजर, फ्लोट और डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि रीड अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को रीड करके उसको रिक्वायर्ड डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे स्कैनर डॉट इन, स्कैनर क्लास को यूज करके और स्कैनर इनपुट फंक्शंस को यूज करके देखो यहाँ पे काम किया गया है नेक्स्ट फंक्शन को यूज करके। तो आइए इसको एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। हमें अपना नाम इनपुट करना है, अपना एज इनपुट करना है और 5 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी ये आपको दिखाना है। इसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें चलना पड़ेगा नेटबिन्स के ऊपर और यहाँ पे मैं जूमर स्टार्ट कर लेता हूँ, अपने मैग्नीफायर को स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा मैग्नीफायर स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक बार नॉर्मल विंडो कर लें। तो ज़्यादा ही मैग्नीफायर हो गया क्या? एक मिनट, ये यस, तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, कोई नहीं, अब ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ गए, हेलो वर्ल्ड में आ गए। हेलो वर्ल्ड में हमने यहाँ पे न्यू किया और न्यू में एक जावा क्लास ले लिया और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनपुट का डेमो। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट डेमो और इनपुट डेमो के अंदर में मैं स्कैनर क्लास को यूज करूँगा। तो सबसे पहले मैं इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखूँगा, इम्पोर्ट, है ना। और इम्पोर्ट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और सेमीकोलन। ठीक है, तो जावा डॉट, अब देखो ये येलो लाइन तब आता है जब इसकी किसी मेथड्स का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया, यूज नहीं हुआ है ना, इसलिए येलो लाइन में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इसके अंदर में मैं लिख दे रहा हूँ स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्क्स, मतलब एरे डिक्लेरेशन हो गया। और यहाँ पे मैं अब स्कैनर का एक फंक्शन, मतलब स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे SC मतलब INPTU इनपुट, इनपुट नाम का एक क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू स्कैनर। और न्यू स्कैनर कंस्ट्रक्टर हो गया और इस कंस्ट्रक्टर को हमें एक ऑब्जेक्ट सोर्स बताना पड़ता है कि इनपुट कहाँ से लेना है। तो सिस्टम डॉट इन से लेना है। अब मान लीजिए हमें कुछ इनपुट कराना है, जैसे अपना नाम इनपुट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और प्रिंट एलन के अंदर मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट। तो ये हमारा क्या होगा, नाम इनपुट होके यहाँ आ जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे अच्छा, इसका वेरिएबल नहीं डिफाइन हुआ तो यहाँ पे स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एज एंटर कराना है, यह आपका एज पूछना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा मैं यहाँ पे प्रिंट लगाता हूँ और प्रिंट एलन नहीं लगाता हूँ, दोनों में अंतर बताऊँगा अभी क्या अंतर आएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर एज, एंटर योर एज। ठीक है, तो एज मैंने इनपुट करवाने के, अब इनपुट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे इंट ऑफ एज लिखा और यहाँ पे लिख दिया इनपुट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इनपुट डॉट बाइट हो गया नेक्स्ट, इनपुट डॉट नेक्स्ट और यहाँ पे सेमीकोलन हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे एरर मैसेज आ गया। क्या एरर मैसेज आ गया, ध्यान दीजिए कि अभी मैंने बताया था कि इनपुट डॉट नेक्स्ट फंक्शन जो है वो वैल्यू को स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। किस में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग में। लेकिन यहाँ जो एज वेरिएबल है वो कैसा वेरिएबल है, वो इंटीजर वेरिएबल है। तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, रैपर क्लास की मदद से आपको यहाँ पे लिखना होगा इंटीजर डॉट पार्स इंट और इसके अंदर इस फंक्शंस के स्टेटमेंट को राइट करना पड़ेगा इनपुट डॉट नेक्स्ट। या इस पूरे स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते थे, स्ट्रिंग एज इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट, इनपुट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते एज, है ना, मतलब कोई भी वेरिएबल दे देता हूँ, एज टू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटीजर डॉट पार्स इंट और इसमें मैंने एज को पास कर दिया। अब एज तो हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप हो गया। तो या तो आप इस तरीके से लिख लो या फिर आप इस तरीके से लिख लो, दोनों ही ऑप्शन। या तो आप इस तरह से 2 लाइन स्टेटमेंट्स लिखो या आप इसे 1 लाइन स्टेटमेंट में ट्रांसलेट करके इस तरह से डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट बना देता हूँ यहाँ पे। हो गया। अब मुझे क्या करना है, सारा डाटा एंटर्ड हो गया। अब मैं इसके आउटपुट को दिखाना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे लिख दिया नेम और यहाँ पे लगा दिया प्लस नेम और उसके बाद सेमीकोलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे लिख दिया एज। ठीक है,
और यहाँ पर लिख दिया प्लस एच सेमीकोलन। अब आप इसको रन करा के देख लीजिए, इस प्रोग्राम को रन फाइल कर देते हैं। रन फाइल में हमने आया, यहाँ पे आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो अब आप देखना, जब एंटर योर नेम कहेगा तो कर्सर नीचे की ओर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? कर्सर नीचे चला जाएगा। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कर्सर नहीं है, यहाँ पे टाइप हो रहा है, नहीं हो रहा है, नीचे टाइप हो रहा है, कर्सर नीचे आ चुका है। तो मान लो इनपुट नेम है, मैंने अंजीब सिंह लिख दिया, अंजीब सिंह, है ना। उसके बाद क्या बोला? एक्सेप्शन आ गया। एट जावा लैंग एक्सेप्शंस क्या है? मेन जावा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस फॉर इनपुट स्ट्रिंग सिंग। अच्छा मैंने क्या सिंग, अच्छा मैंने 2 वर्ड में इनपुट कर दिया ना, स्ट्रिंग तो सिंगल वर्ड में मुझे इनपुट करना होगा। तो ये प्रॉब्लम भी एक है यहाँ पे, चलो वो बाद में दिखाऊंगा मैं उसका क्या समस्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अंजीब ओनली, है ना, अंजीब। आपको एरर नहीं आएगा। देखो अब एंटर ये रेज में देखना, कर्सर यहाँ आ गया। तो हमने एंटर रेज में तो यहाँ पे प्रिंट लिखा था सिस्टम आउट, और यहाँ पे प्रिंट एन लिखा था, तो कर्सर नीचे चला गया, इसमें कर्सर वहीं रह गया। तो अब एज, चलो एज में डाल देता हूँ, जो भी एज एक रफ स्टेटमेंट डाला, देखो आउटपुट आ गया। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपने स्कैनर क्लास को कैसे यूज करना है, किस तरीके से आप वैल्यू इनपुट लेंगे, कैसे वैल्यू इनपुट नहीं लेंगे। अगर आप इसको और एक्सप्लोर करोगे ना, तो स्कैनर क्लास में बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, मतलब कुछ ऐसे ही मिलेंगे जहां पे आपको कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जावा लाइब्रेरीज के अंदर में एक टॉपिक है आपका एरे मैनिपुलेशन। जैसे हम सभी को पता है कि व्हाट इज द एरे? एरे इज द कलेक्शन ऑफ द सिमिलर टाइप्स ऑफ द डेटा एलिमेंट। यार यू कह सकते हैं कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप। मतलब सब एक तरह की डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करने वाले वेरिएबल का कलेक्शन जो होता है उसे हम एरे कहते हैं। अब बात आती है कि कई बार हमें एरे को मैनिपुलेट करना होता है, तो हम एरे को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक प्री बिल्ट एरेज क्लास है। कौन सा क्लास है? एरेज क्लास है, जो जावा यूटिल पैकेज के अंदर ही अवेलेबल होता है। और इस एरेज क्लास का जो मेन पर्पस है, वो पर्पस है हैंडलिंग ऑफ एरे, मैनिपुलेटिंग ऑफ एरे। तो एरे को अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हो तो आपको एरे क्लास को यूज करना चाहिए। The array class has a number of useful methods, matlab like this sort method. There are so many methods are there. So what is the use of the sort? The sort method is used to sort an array of integers in ascending order. Ascending और descending order में arrange करने के लिए हम sort का use करते हैं। अब आता है कि हमें अगर मान लीजिए एरेज क्लास को यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर में, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यूटिल एरेज मतलब जावा इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना होगा, जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज। और मेन मेथड के अंदर में आप कोई एरे क्रिएट करके आप एरेज फंक्शंस को, एरेज के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। दिस ऑल फंक्शंस आर स्टैटिक। तो स्टैटिक फंक्शंस को कॉल करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जो हमें किसी ऑब्जेक्ट की नहीं, हमें डायरेक्ट क्लास की जरूरत होती है। दिस मार्क्स एरे आफ्टर शॉर्टिंग बिकम्स दिस। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्टिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशंस को अरेंज करना लोएस्ट और हाईएस्ट पोजीशन में, अपर के मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज करना या वैल्यू वाइज उसको अरेंज करना, इसी को हम शॉर्टिंग कहते हैं। और जब आपने एक बार शॉर्टिंग कर लिया तो लोएस्ट मार्क्स 0 पे मिल जाएगा और हाईएस्ट मार्क्स डॉट लेंथ पे मिल जाएगा। अब किसी एरे ऑफ स्ट्रिंग्स को अगर आप शॉर्ट करोगे, मान लो जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ नेम्स और कई सारे नेम यहाँ लिखे हुए हैं, और जब हम इनको शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें फंक्शंस वही कॉल करना है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे टाइप्स के एरे को, स्ट्रिंग के एरे को शॉर्ट करने के लिए कोई और फंक्शन बुलाएंगे, इंटीजर के एरे को शॉर्ट करने के लिए कोई और फंक्शन बुलाएंगे। हमारे पास सिमिलर टाइप ही फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के थ्रू हमें ये दिखाना है कि हम, एक मिनट रुको, कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं जरा सा एक बार कैमरा चला देता हूँ, देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक, ओके। तो अब हमें क्या करना होगा कि हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम के थ्रू हम एरे शॉर्टिंग के डेमो को चेक लेते हैं। हम न्यूमेरिक वैल्यू को भी शॉर्ट करके देख लेते हैं और हम अल्फाबेटिकली वैल्यूज को भी शॉर्ट करके देख लेते हैं। तो चलिए, हमारा ये इनपुट डेमो चल रहा था। इनपुट डेमो के बजाय अब हम एरे डेमो क्लास में चलते हैं और यहाँ पे या एक हम नया क्लास बना देते हैं, फंक्शन बना देते हैं, न्यू और जावा क्लास, और इसके अंदर में एक नया फंक्शन बना देते हैं एरेज क्लास डेमो, एरे क्लास डेमो, और फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे पब्लिक एरे क्लास के अंदर में मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे मैंने लगा दिया स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं एक एरे क्रिएट करूंगा, मैं मार्क्स एरे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंट मार्क्स। ठीक है, इंट मार्क्स, ओके। और मैं इसको इनिशलाइज भी करना चाहता हूँ इसी जगह पे, तो मैं इसको इनिशलाइज कर देता हूँ 10 2 12 9 और 7। ठीक है, तो मैंने इसको इनिशलाइज भी कर दिया। अब इनिशलाइज करने के बाद मैं इस एरे को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँगा, सपोज करो इस एरे को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर इंट ओपन ब्रैकेट पहले दे दो और फिर लिखो इंट आई इक्वल टू 0 और कंडीशन लगेगा आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस, आई को हम प्लस प्लस करेंगे, और उसके बाद हमारा काम क्या होगा, हम कर्ली ब्रेसेस लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इसके बाद क्योंकि आई 0, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है एरे को, या मतलब प्रोसेस करना है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मार्क्स ऑफ आई लिख देते हैं। तो इससे हमारा एरे प्रिंट तो हो गया, लेकिन अब हमें चेक क्या करना था, हमें चेक करना था कि हम एरे को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स डॉट शॉर्ट एंड नहीं, मार्क्स डॉट शॉर्ट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा एरेज डॉट शॉर्ट्स। क्या आएगा, एरेज डॉट शॉर्ट, और इसके अंदर में एक आर्गुमेंट जाएगा मार्क्स। ठीक है, तो एरेज को हमने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद हम वैल्यू को प्रिंट करा के देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक सेमी कॉलन मिसिंग है, सेमी कॉलन दे देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और रन फाइल। तो अब आप देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, मेन जावा लंगटन एंड कंपाइल्ड सोर्स कोड सिंटेक्स एरेज। अच्छा अच्छा, मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट शायद नहीं लिखा है, तो मुझे यहाँ पे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज। ठीक है, और अब जरा सा रन करा के देख ले एक बार, तो अब शायद एक्सेप्शन खत्म हो गया होगा। तो अब देखो एरे आपका शॉर्टिंग हो गया हुआ है, अरेंज्ड हो गया है न्यूमेरिकली। ये हमारा स्ट्रिंग एरे है। मान लीजिए इसी जगह पे हम, सॉरी इंटीजर एरे था, इसी जगह पे हम नेम्स का एरे बनाना चाहते हैं, तो नेम इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ नेम जेड है, यहाँ मैं नेम लिख देता हूँ बी है, यहाँ मैं नेम लिख देता हूँ एम है, यहाँ मैं नेम लिख देता हूँ वाई है, ये है। तो इस तरह से मान लो मैंने कुछ नाम दिया, और अब मुझे इसे भी शॉर्ट करना है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है इस डेटा को। तो हम कैसे अरेंज करेंगे, हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरेज, एरेज डॉट शॉर्ट, और शॉर्ट को फंक्शन पास कर दूंगा एफ नेम। ठीक है, तो एफ नेम हमारा, हमने नाम क्या लिया था, नेम लिया था, तो हम एरेज डॉट शॉर्ट में नेम को आर्गुमेंट पास करेंगे, नेम्स। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक लूप चला के इसे प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल कोट नहीं लगा हुआ था, कर्ली ब्रेसेस हो गया। अब क्या एरर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में नेम को स्क्वायर यहाँ लगा देंगे और यहाँ से इसको राम नाम कर देंगे। अभी भी एरर है। अच्छा, इसको डबल कोट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, इन सब को डबल कोट्स में हमें लिखना होगा, क्योंकि हम तो स्ट्रिंग का एरे बना रहे हैं ना, हम इंटीजर कैरेक्टर एरे थोड़ी बना रहे हैं भैया। यही मिस्टेकवा हो गया हो, तो चलिए इसको सही कर लेते हैं फटाफट। ये पता नहीं यहाँ क्यों जा रहा है, कोई बटन दब जा रहा होगा। ठीक है, तो शाबाश, तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, नंबर्स अच्छे आएंगे। चल, तो ये हो गया। अब हमने इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है, तो मैं एक बार देखता हूँ कि क्या मैं डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से प्रिंट कर सकता हूँ। तो प्रिंट एल एन PRINT प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम्स। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊँ, तो प्रोग्राम हमें एक आउटपुट देगा जिसमें आप नाम्स को भी देख सकते हैं। अच्छा हाँ, तो ये क्या आ गया, ये कुछ एड्रेस मैसेज वैसेज आ गया। तो हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है इसको प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल C, और कंट्रोल C के अंदर में यहाँ पे कंट्रोल V,
और कंट्रोल वी के अंदर में यहाँ पे क्या लिखना होगा, क्योंकि हम एरे को प्रिंट करना चाहते हैं तो मार्क्स की जगह पे हमें क्या देना पड़ेगा, नेम्स देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, नेम्स देना पड़ेगा, नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेम्स। ओके, अब तो शायद एरर नहीं है, रन करा के देख लें, आउटपुट भी आ जाएगा हमारे पास। एक्सेप्शन क्या हो गया, कौन सा एक्सेप्शन आया यहाँ पे, एक्सिक्यूटर रन एक्सएमएल्स इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड। तो हमने आई जीरो किया था, आई डॉट नहीं, यहाँ पे आई लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा नेम्स डॉट लेंथ। ठीक है, कॉपी पेस्ट किया था कोड, इसलिए ध्यान से निकल गया होगा। बट इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को लिख के एरे मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। और एक स्टेटमेंट कहीं पे और भी है क्या, नेम्स लिखा हुआ है क्या कहीं पे, अच्छा ये वाले लाइन को हटाना पड़ेगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस लाइन को भी हटा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एरे मैनिपुलेशंस का काम हो जाएगा। तो आप भी एक बार चेक कर लेना एरे मैनिपुलेट आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसको जरा सा एक बार देखने की ज़रूरत है। तो एरे मैनिपुलेशंस हमने देख लिया, हमने इसको भी देख लिया, क्या कहते हैं ये हमारा, हाँ इनपुट भी हो गया, एरे मैनिपुलेशन हो गया। इसके बाद एक टॉपिक है लाइब्रेरी के अंदर ही आपको जानना है स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के बारे में। ये स्ट्रिंग होता क्या है, तो स्ट्रिंग के बारे में मैंने बताया था कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स जब इनसाइड द डबल कोटेशन मार्क्स लिखे जाते हैं, है ना, तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब जावा में हम स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए जावा के अंदर में इनबिल्ट स्ट्रिंग क्लास है जो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल है। तो आप उस स्ट्रिंग क्लास को यूज करके आप जावा में स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग क्लास को यूज करके हमें अगर स्ट्रिंग बनानी होती है तो हम नॉर्मली कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, या सीधा स्ट्रिंग लिखो, स्ट्रिंग क्लास स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम और उसको एक वैल्यू असाइन कर दो, तो इस तरह से आप स्ट्रिंग क्लास क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर में कई सारे मेथड्स हैं, जो मेथड्स काफी यूजफुल होते हैं स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। मैनिपुलेशंस का मतलब ही होता है उसके साथ उलटफेर करना, उसके साथ जोड़ घटाव करना या कुछ कैलकुलेशन करना। तो यहां भी हमारे पास मैनिपुलेट करने के लिए कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि अपर केस में कन्वर्ट करना, लोअर केस में कन्वर्ट करना। दो कॉमन फंक्शंस हैं, टू अपर केस टू लोअर केस, सारे कैरेक्टर लोअर केस में हो जाएंगे, सारे कैरेक्टर्स अपर केस में हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस है। चलिए मैं एक हेलो वर्ल्ड में आता हूं, इसको मैं यहां से कट कर लूं क्या, शायद मुझे लगता है गलत जगह पे आ गया, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, रिफैक्टर्स मूव में वो पूरा का पूरा ही मूव हो जाएगा, रिफैक्टर कर दो तो सारा का सारा मूव हो जाएगा, वहां से यहाँ आ जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इसमें न्यू करके एक क्लास लेता हूँ और इस बार मैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से स्ट्रिंग डेमो का क्लास बनाता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग डेमो। अब इस स्ट्रिंग डेमो के अंदर में मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस को यूज करूँगा। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग एक क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख देता हूँ माई सी एस ट्यूटोरियल डॉट इन। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया माई सी एस ट्यूटोरियल डॉट इन www डॉट। ठीक है, ये लिख दिया, हो गया सेमीकोलन। अब मान लीजिए मैं स्ट्रिंग को अपर केस में प्रिंट कराना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, अपर केस में प्रिंट कराना चाहता हूँ स्ट्रिंग को। ठीक है, तो स्ट्रिंग को अगर मैं अपर केस में प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट out डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे स्ट्रिंग को अपर केस में करना है तो मैंने लिखा माई स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिख के रखा यहाँ पे, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो यहाँ पे क्या एरर आ गया इसमें, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड पैकेज माई स्ट्रिंग डज नॉट स्टिक स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग। तो बाय डिफॉल्ट ही होता है फिर, अच्छी बात है भैया, ऐसे कैसे एरर मैसेज आ गया। ठीक है, स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग अपर केस माई स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस, सही है। फिर क्या एरर है, कुछ तो प्रॉब्लम कर दिया क्या मैंने, आ जाओ जरा सा चेक कर ले, इसमें भी कुछ, अच्छा
Yeah, I have done the blunder, and the blunder is that I have not written the public static void main. These all statements must be written inside the function. Arey yaar, where am I? I got confused little bit. Yes, that's why I'm getting this error message. Now look at this. All the errors are gone. Okay, तो now I'm going to run this program. और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. ये तो पता नहीं क्यों मैंने इंक्लूड कर दिया. सॉरी, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट मार दूँ. हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लैंग पैकेज इंक्लूड होता है हमारे साथ, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं जरा सा रन करके. तो देखो माई सेल्स ट्यूटोरियल ये दोनों जगह पे अपर केस में आया था. अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, लोअर कर देता हूँ. क्या कर देता हूँ, लोअर. और अब रन करा दो जरा सा फटाफट. तो देखो एक जगह लोअर में आ गया, एक जगह अपर में आ गया. हमने तो मिक्स में लिखा था. तो इस तरीके से कई सारे लाइब्रेरीज हैं, फंक्शंस हैं इसके अंदर में, स्ट्रिंग के अंदर में, जो आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए. तो आइए कुछ फंक्शंस को हम देखते हैं. इसमें हमारा एक फंक्शंस है यहाँ पे कैर एट. क्या नाम है फंक्शंस का? फंक्शंस का नाम है कैर एट. ये कैर एट फंक्शन जो है नॉर्मली कैरेक्टर एट गिवन इंडेक्स, मतलब एक पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे जो कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करने का ये काम करेगा. कॉनकैट का काम क्या है? दो स्ट्रिंग को ऐड कर देना, एक स्ट्रिंग के साथ दूसरे स्ट्रिंग को ऐड कर देना. ठीक है. बुलियन स्ट्रिंग, बुलियन यहाँ पे कंटेंट्स, मतलब बुलियन कंटेंट्स का फंक्शन जो है कंटेंट्स, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है. ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा अगर उस स्ट्रिंग के अंदर में वो सब स्ट्रिंग है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. एंड स्मिथ का क्या काम है? ये चेक करके बताएगा कि उस स्ट्रिंग के लास्ट में क्या ये कैरेक्टर्स आए हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो उस केस में वो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है. एज एक स्टार्ट विथ भी होता है एंड्स के साथ हमारा, हम उसको भी यूज कर सकते हैं. अब इक्वल्स का काम होता है कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हो कि बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट. इक्वल्स इग्नोर केस में केस सेंसिटिव नहीं होगा और वो उसके बेसिस विदाउट अपर एंड लोअर केस को देखते हुए वो कंपेयर करेगा. इंडेक्स ऑफ में क्या होगा कि आप किसी कैरेक्टर्स को सर्च कर सकते हो और ये हमेशा फर्स्ट ऑकरेंस की वैल्यू बता देगा कि सबसे पहली बार वो कैरेक्टर कहाँ पे आया है उस इंडेक्स स्ट्रिंग के अंदर में. इंडेक्स ऑफ में आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो और कैरेक्टर भी पास कर सकते हो, इंटीजर वैल्यू, मतलब एक कैरेक्टर भी हम दे सकते हैं. इस एम्पटी से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या हमारा स्ट्रिंग एम्पटी है, उसका लेंथ क्या 0 है. अगर ऐसा है तो वो एम्पटी माना. लेंथ फंक्शन से आप स्ट्रिंग के लेंथ को पता कर सकते हैं और रिप्लेस फंक्शन से आप ओल्ड कैरेक्टर्स को न्यू कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आपके पास रिप्लेस में स्ट्रिंग को भी एक स्ट्रिंग के साथ दूसरे स्ट्रिंग को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं. लोअर केस से हम लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपर केस से हम अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये सारे फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हैं. आउटपुट पॉइंट्स व्यू से आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो यहीं से डायरेक्ट पूछे जाएंगे. तो इसका एक प्रोग्राम करके जरूर देख लीजिएगा और जरूर उसको, चलिए मैं एक डेमो दे ही देता हूं आपको फटाफट, तो सो दैट कि आप उसको चेक कर पाए. मैं एक एक डेमो दिखा देता हूं. सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं. तो मान लीजिए किसी कैरेक्टर्स को मुझे ढूंढना है, मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी. और अब मान लीजिए माई स्ट्रिंग में इंडेक्स ऑफ मैंने लिखा, इंडेक्स ऑफ, और मैं ढूंढना चाहता हूँ एक सिंगल कैरेक्टर को, और वो सिंगल कैरेक्टर एस है कि एस कहाँ पे मिलेगा. ठीक है. उसके बाद मैं स्ट्रिंग्स में, मतलब एक स्ट्रिंग को भी सर्च करके देख लेता हूँ, इंडेक्स ऑफ. ठीक है. इंडेक्स नहीं, इंडेक्स ऑफ में क्या है, हाँ उसके पोजीशंस को हम पता करते हैं. इंडेक्स ऑफ से हम पोजीशन पता करते हैं. तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टीओ, कि टीओ कहाँ पे मिलेगा हमारे इस फंक्शंस में. अब इसको, या टीओ क्या डबल कैरेक्टर्स है, तो इसे एज ए स्ट्रिंग पास करना होगा. ठीक है. उसके बाद आपके पास है कैरेट. कैरेट से क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, तो इसके लिए हम इस फंक्शंस को यूज करते हैं. मैं एक बार इसे रन फाइल करता हूं. अब आप देखते जाइए कि भाई जो एस है वो 7th इंडेक्स पोजीशन पे. अब इसकी काउंटिंग कैसे होगी, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स पोजीशन पे. ठीक है. इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, 0 1 2 3 4 एम है, तो एम आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखाया जा रहा है. और भी कई तरह के फंक्शंस हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. कंटेंट्स, कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है या नहीं है. एंड विथ मतलब वो एंड उस किस कैरेक्टर से हो रहा है. कंटेंट्स में मान लीजिए मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी लगा दिया और यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ कंटेंट्स. और कंटेंट्स में मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया कि भाई
सी एस है या नहीं है, सी एस है या नहीं है, मैं इसको लिखना चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने रन फाइल किया तो देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया कि सी एस नहीं है। लेकिन अगर मैं सी के साथ स्मॉल एस दे दूंगा और अब मैं इसको रन कराता हूँ तो देखो लास्ट में मेरे पास ट्रू आ जाएगा, क्योंकि सी एस तो है, सी एस है, लेकिन सी और एस कैपिटल में नहीं है। तो इन सारे फंक्शंस को एक बार फटाफट चेक कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा, आउटपुट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक यहाँ पे एक यूआरएल दिया गया है, इस यूआरएल्स पे जाके आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं स्ट्रिंग के बारे में। इसी तरह से आप एरे के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।